को कि ये एक मशीन की तरह वर्क करता है। ये मैथ्स में मशीन है। फंक्शन जो वर्ड है ना, वो मैथ्स में जो मशीन वर्ड होता है रियल लाइफ में, उसके लिए हम मैथ्स में फंक्शन वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो मशीन में क्या होता है ना, कोई भी मशीन होता है तो क्या होता है, उसमें इनपुट डाला जाता है और इधर से आउटपुट निकलता है। ठीक है, तो ये भी फंक्शन भी एक वैसा ही मशीन है जिसमें हम इनपुट भी डालेंगे और आउटपुट भी मिलेगा। अब कहिएगा क्या कि अब इसका हम अलग अलग जो फंक्शन में जो अलग अलग इसका मैथ्स में जो इसका नाम है ना, वो हम देखिए क्या करेंगे। मैथ्स में हम मशीन के लिए फंक्शन वर्ड का यूज करेंगे, इनपुट्स के लिए डोमेन वर्ड का मतलब यूज करेंगे, और आउटपुट के लिए जो कोई इनपुट का आउटपुट होगा, तो फंक्शन को अगर इस मशीन का नाम अगर हम एफ बोल देंगे, ठीक है, हम मैथ्स में फंक्शन के नाम को एफ जी एच यही सब बोलते रहते हैं, तो ये इसका मतलब क्या होगा, जो जिस इनपुट का ये आउटपुट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, एफ इमेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मान लीजिए इनपुट है, ठीक है, और ये हो गया आपका आउटपुट। तो इस इनपुट के लिए आउटपुट जो होगा ना, वो एफ इमेज हो जाएगा, ये डायरेक्ट इमेज है। हम उस सब इस सब का जो नाम है ना, वो मैथमेटिकल नेम जो है ना हम लिख देंगे। अभी फिलहाल समझिए कि मशीन है कैसा। अगर आपको ये मशीन समझ में आएगा तो फंक्शन का डेफिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम देखिए क्या करते हैं, इस सब का हम नाम लिखेंगे। पहले देखिए, जो एक मशीन के बारे में आप सोचिए, एक मशीन देखे होंगे, ये मशीन वेट करने वाला मशीन। ठीक है, अब वेट करने वाला मशीन जो होता है ना, वो कैसा होता है, मान लीजिए यहाँ 0 kg हो गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ 100 kg हो गया, यहाँ पर आकर के 200 kg हो गया, यहाँ पर आकर के 300 kg हो गया। अब हम क्या करते हैं ना, ये ऐसा मशीन है जिसमें 0 kg से लेकर के और 300 kg तक के आदमी का हम वेट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इस मशीन का देखिए क्या होगा। ये एक ऐसा मशीन है जिस पर मान लीजिए कि इस जगह पर अगर हम कोई आदमी को खड़ा करेंगे, इस पर कोई आदमी को खड़ा करेंगे, तो हर एक आदमी के लिए एक कार्ड निकलेगा, उस कार्ड पर उसका वेट लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, आप ऐसे सोचिए कि ऐसा कोई आदमी होगा, जैसे ये मशीन है कैसा, मान लीजिए एक्स नाम का कोई आदमी है, अगर मान लीजिए उसका वेट 60 kg है, इस पर जैसे ही खड़ा करेंगे एक पेपर निकलेगा, उस पेपर में क्या लिखा हुआ होगा, 60 kg। ठीक है, ये पेपर निकला, इस पेपर में क्या लिखा हुआ होगा, 60 kg। उसका इस आदमी एक्स नाम का जो आदमी है, इसका वेट लिखा होगा। ठीक है, इस जगह पर देखिए इनपुट का काम कौन कर रहा है, आदमी कर रहा है, आदमी को हम इस पर खड़ा कर रहे हैं, एंड आउटपुट का काम कौन कर रहा है, ये पेपर कर रहा है जिस पर 60 kg लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पॉसिबल केसेस हैं। देखिए, एक केस ये हो सकता है कि पहले क्या क्या पॉसिबल नहीं है हम आपको वो बताते हैं। सपोज कीजिए कि एक आदमी है, ऐसा कोई होगा, ऐसा कोई आदमी नहीं होगा 0 kg से 300 kg तक का, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसको हम इस पर खड़ा करें और उसका कोई पेपर ही ना निकले। ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी के इस पर हम खड़ा करें, मान लीजिए अल्फा नाम के आदमी को खड़ा कर दिए एंड इसका कोई पेपर ही नहीं निकला, इससे कोई कार्ड भी नहीं निकला। अच्छा, अगर ऐसा होता है उस केस में हम क्या कहेंगे, मशीन खराब है। कोई आदमी को हम इस पर खड़ा कर देंगे और उसका कोई कार्ड ही नहीं निकलेगा, उस केस में हम क्या कहेंगे, मशीन खराब है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर एक आदमी का एक कार्ड निकलना जरूरी है। अगर कभी ऐसा हो कि कोई आदमी का कार्ड ही नहीं निकलता है तो मशीन खराब है। अच्छा, ऐसा भी अगर हो सकता है, ऐसा अगर हो जाए कि कोई बीटा नाम का आदमी है, उसको खड़ा किया और दो कार्ड निकल गया, एक पर 60 kg लिखा हुआ, एक पर 70 kg लिखा हुआ है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि एक आदमी खड़ा हो, इस पर मशीन पर एक आदमी को खड़ा करें और दो कार्ड निकल जाए, एक पर 60 kg लिखा हुआ हो, एक पर 70 kg लिखा हुआ। अगर ऐसा भी होता है तो भी हम कहेंगे कि ये मशीन खराब है। ठीक है, अच्छा, मैथ्स में क्या कहेंगे दोनों केस में, मैथ्स में हम कहेंगे कि अगर इस मशीन के नाम को एफ बोलते हैं तो मैथ्स में कहेंगे एफ इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, अच्छा, अब देखिए क्या होगा, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि कोई भी आदमी को हम खड़ा करेंगे
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर आदमी का कार्ड मिलना चाहिए, और वो भी कार्ड कैसा मिलना चाहिए, यूनिक कार्ड मिलना चाहिए। हर एक आदमी का एक ही कार्ड मिलना चाहिए, एक जैसा कार्ड नहीं मिलना चाहिए। अगर ऐसा होता है, ये दोनों केस में हम कहेंगे मशीन खराब है। अच्छा, अब एक बात और बताते हैं आपको। सपोज कीजिए X है, Y है, Z है, ठीक है, और ये तीनों आदमी का वेट जो है वो 70 kg है, तीनों का। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा आदमी का वेट एक जैसा हो सकता है। अगर हम इस तीनों आदमी को खड़ा करेंगे तो इस पर भी 70 kg लिखा हुआ निकलेगा, इसके लिए भी 70 kg लिखा हुआ निकलेगा, और इसके लिए भी 70 kg लिखा हुआ निकलेगा। ठीक है, अब देखिए मैथ्स में क्या है ना कि सेट के अंदर ना वन एलिमेंट को मोर देन वन टाइम्स लिखना अलाउ नहीं होता है। ये आप लोग हम 11 में सेट में बताए थे। तो मैथ्स में ये सब के लिए ना अलग अलग नहीं लिखना है, ये सब के लिए एक ही लिखाएगा, इसी को ध्यान रखना है। इसका भी वेट 70 kg, इसका भी वेट 70 kg, इसका भी वेट 70 kg। तो ये अगर ऐसा कुछ मिल रहा है तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मशीन खराब है, मशीन ठीक है। क्योंकि ये तो ऐसा हो ही सकता है कि एक से ज्यादा आदमी का एक जैसा वजन हो जाएगा, इसलिए इस केस में भी मशीन ठीक है। और बाकी मशीन खराब होने का दो ही केस है। एक पहला केस क्या है कि ऐसा ना हो कि कोई आदमी का कार्ड ही ना निकले, या ऐसा ना हो कि कोई आदमी का एक से ज्यादा कार्ड निकले। तो ये दोनों केस में मशीन खराब होगा। और हम मैथ्स में क्या कहेंगे, ये दोनों केस में एफ जो है वो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन होने के लिए क्या जरूरी है कि एवरी इनपुट का यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए। यानी हम ये कहें अगर हम फंक्शन को फॉर्मली डिफाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन इज अ मशीन which gives unique output of every input। ठीक है, अब देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं। हम ये दो वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। हम वही बात फिर से बोल रहे हैं कि फंक्शन मशीन से वर्क करेगा और वो क्या करेगा, which gives यूनिक आउटपुट। आउटपुट कैसा होगा, यूनिक होगा। यूनिक आउटपुट करने क्या मतलब है, एक आदमी का एक ही कार्ड निकलेगा। ठीक है, एक आदमी का एक से ज्यादा कार्ड नहीं निकलेगा, वही यूनिक होता है ना। यूनिक मतलब क्या होता है, एक, इसका मतलब क्या हुआ कि एक आदमी का एक ही कार्ड निकलेगा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट मिलेगा। अच्छा, दूसरा क्या कर रहा है यहाँ पर, एवरी इनपुट्स आउटपुट यूनिक भी होना चाहिए, और जितना भी इनपुट है सबका आउटपुट मिलना चाहिए। मतलब क्या हुआ, जितना भी आदमी को खड़ा करेंगे सब आदमी का कार्ड निकलना चाहिए, कोई एक सिंगल आदमी भी नहीं हो जिसका कार्ड ना निकले। इसलिए यहाँ पर दोनों वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। आउटपुट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, और वो किसके लिए होना चाहिए, एवरी इनपुट के लिए, सारे के सारे इनपुट के लिए आउटपुट यूनिक होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा, हम इसको मैथमेटिकल वर्ड में चेंज कर लेते हैं। इस मशीन के लिए फंक्शन वर्ड का यूज होता है। ठीक है, इसका मतलब जो मशीन हम लिख रहे हैं, मशीन क्या है, फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद देखिए जो इनपुट है, जितना भी इनपुट होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल इनपुट्स, सारे के सारे इनपुट्स का जो कलेक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे डोमेन। फंक्शन का क्या बोलेंगे, डोमेन। आप लोग के 11 में आप लोग को बताए होंगे, कोई बच्चा नहीं पढ़ा है तो उसके लिए बता रहे हैं। एंड कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स, मतलब सारे के सारे आउटपुट्स का कलेक्शन। ठीक है, तो आउटपुट्स के कलेक्शन को क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ये सब मैथ्स में ये सब वर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, मैथ्स में तो हम नहीं कर सकते ना कि आदमी को खड़ा किया, पेपर डाला, ये किया होगा। हम मैथ्स में आदमी को क्यों खड़ा करेंगे, मैथ्स में तो हम कोई नंबर डालेंगे। मशीन कैसा होगा, मशीन वेट करने वाला थोड़े ना होगा मैथ्स में।
मैथ्स में तो फंक्शन होगा, बताएंगे कि अभी बताते हैं कि मशीन कैसा कैसा हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम एक दो एग्जांपल कर देते हैं, ठीक है, एक दो एग्जांपल बताते हैं, फिर हम इस डिफिनीशन पर आगे बढ़ेंगे। यानी कि मशीन कैसा होगा, उसका इनपुट कैसा होगा, उसका आउटपुट कैसा होगा, आप लोग को मे भी रिवाइज भी हो जाए, ठीक है। तो ये सारा का सारा चीज ध्यान रखिएगा। कलेक्शन ऑफ इनपुट्स डोमेन हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स रेंज हो जाएगा, मशीन की जगह हम फंक्शन वर्ड का यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि कैसा मशीन हम मैथ में हमको मिलेगा। जैसे देखिए, अच्छा पहले तो एक नोटेशन भी आप ध्यान रखिएगा कि जिसमें कि कलेक्शन का जो सेट होता है, माने इनपुट्स का जो सेट होगा, जिसको बोलते हैं डोमेन, तो लिखने का जो तरीका है हम ऐसे लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मतलब एफ जो है वो फंक्शन है, यानी कि एफ मशीन भी कह सकते हैं। तो एफ फंक्शन है जो कहां से, ए से बी में है। यहाँ पर ये चीज एफ जो है किसका नाम हो गया, फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। ए क्या हो जाएगा, ए जो होगा मतलब इस जगह पर जो लिखाएगा वो क्या होगा, ये इनपुट्स का कलेक्शन है, इसी से निकाल के हम इनपुट डालेंगे। और इसमें जितना भी नंबर होगा, जितना भी इस सेट ए में जितना भी एलिमेंट होगा, सब एलिमेंट को ले लेकर के हम इस मशीन में डालेंगे, ठीक है। तो ये जो एज होता है ना, ये इनपुट्स का सेट है, इनपुट्स का सेट है, जिसको क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे, ठीक है। अब आप कहिएगा क्या इसका मतलब, तो सर ये आउटपुट का सेट होगा। अब तो कहिएगा सर डेफिनेटली ये, चूंकि जो कलेक्शन आउटपुट जो मिलने वाला है वो इसी सेट से मिलने वाला है, तो आप कहिएगा सर ये आउटपुट्स का सेट होगा और ये रेंज होगा। हम कहेंगे नहीं, ऐसा बात तो नहीं होगा, क्योंकि ये आउटपुट्स का सेट नहीं है, ये वो सेट है जिससे आउटपुट निकलेगा, लेकिन इसमें बहुत सारा ऐसा एलिमेंट हो सकता है मे बी। जैसे कि मान लीजिए कि जो मशीन था आपका वजन करने वाला, उसमें तो एक 1 kg का भी तो एक होगा, एक कार्ड 1 kg का भी लिखा हुआ होगा, लेकिन कोई भी आदमी का वजन 1 kg तो नहीं होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्ड कभी निकलेगा ही नहीं। लेकिन ये क्या होगा, ये तो पॉसिबल जो आपका आउट माने पॉसिबल जो आउटकम्स हुआ है उसमें तो वो 1 kg आ जाएगा, क्योंकि जब भी आप कभी इससे कार्ड लिखिएगा उसमें डालिएगा तो 0 kg से 300 kg तक आप डालिएगा। तो ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी ही नहीं हो जिसका वजन 1 kg हो, या कोई आदमी ही नहीं जिसका वजन 3 kg हो। ऐसा बहुत सारा हो सकता है जो कार्ड रखा हुआ रह जाएगा, उस वेट का कोई आदमी ही नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब बट ये सारे के सारे कार्ड्स का जो कलेक्शन है वो कहां से होगा, सेट बी से होगा। इसलिए ये सेट बी को हम रेंज नहीं कहेंगे, रेंज तो हम वो कहेंगे जो कार्ड निकलेगा, जो कार्ड निकलेगा उसको हम रेंज कहेंगे। लेकिन हम रेंज इसको नहीं कहेंगे कि ये 0 के इसलिए 300 kg तक, ऐसा नहीं है। आउटपुट में आपको जो मिलता है वही रेंज होता है। तो इसका मतलब ये बी जो है वो रेंज सेट नहीं है, ये बी को हम क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे। इसका मैथ्स में एक अलग नाम दे दिया, क्या कहा, कोडोमेन। इसको बोला डोमेन और इसको बोला कोडोमेन, ठीक है। तो ये हो गया आपका डोमेन, ये हो गया आपका कोडोमेन। अब देखिए क्या होगा ना, आपको जब कोई फंक्शन लिखेगा ना तो खुद ब खुद आपको पता लगाना पड़ेगा कि हम इसमें क्या क्या डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पर्टिकुलर कोई दे देगा, जनरल कोई फंक्शन दे देगा नहीं पर्टिकुलर, तब तो आपको उसमें दिया हुआ रहेगा। नहीं अगर कोई स्पेशल फंक्शन दे देगा तो आपको खुद पता लगाना पड़ेगा कि हम क्या क्या डाल सकते हैं, और जो जो डाल सकते हैं उसके कलेक्शन को हम डोमेन बोलेंगे, ठीक है। और जो जो हमको मिलेगा उसके कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। एंड ये एक तरह से कोडोमेन, तो अगर कुछ भी नहीं मेंशन है तो आप पूरा रियल ले लीजिएगा कोडोमेन, वो पूरा आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जैसे कि एक तो हम एग्जांपल करते हैं, ये 1/x ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा ये 1/x है ना, आप लोग को हम 11 में जब बताए होंगे तो हम बताएंगे कि कोई भी फंक्शन का, और ऐसे ही आप जनरली आप नहीं भी जो पढ़ा होगा 11 वो भी जानता होगा कि डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम कुछ ऐसा इसके इनपुट में नहीं डाल सकते हैं जिससे इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। बात तो समझ में आ रहा होगा। हम इसके इनपुट में कुछ भी ऐसा नहीं डाल सकते हैं जिससे इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। बाकी हम कुछ भी डालेंगे नो प्रॉब्लम। अच्छा ऐसा कौन सा नंबर है जो इसके डिनोमिनेटर 0 कर देगा, तो वो 0 होगा।
अगर हम x इक्वल टू 0 डालते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो इसके इनपुट में हम क्या कर सकते हैं, 0 नहीं डाल सकते हैं, बाकी इसके इनपुट में हम कुछ भी डाल सकते हैं। ये ऐसा मशीन है ना जिसके इनपुट में हम कुछ भी डाल सकते हैं, सिर्फ 0 को छोड़ करके। तो इसका मतलब अगर हम इसके डोमेन का बात करें, डोमेन ऑफ द फंक्शन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, r एक्सेप्ट 0 हो जाएगा, r एक्सेप्ट 0 हो जाएगा, 0 को छोड़ करके बाकी कुछ भी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके रेंज का बात करें, अब देखिए क्या होगा इसमें, देखिए आपको हर एक नंबर मिल जाएगा, जो भी नंबर चाहिए आपको सब मिल जाएगा, सिर्फ 0 को छोड़ करके, क्योंकि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है जो हम x जगह पर पुट करते हैं और आउटपुट में हमको क्या हो जाएगा, यानी x जगह पर पुट करते हैं आउटपुट में हमको 0 मिल जाएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है। बाकी आप कोई भी नंबर लीजिए, जैसे आप बोलेगा सर हमको 5 चाहिए आउटपुट में, तो आप x जगह पर 1/5 डाले होंगे, जिस समय आप x जगह 1/5 डालिएगा उस समय आपको क्या मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। जैसे आप बोलिएगा सर हमको √2 चाहिए आउटपुट में, तो x जगह पर आप 1/√2 जिस टाइम डालिएगा उस समय आपको √2 मिल जाएगा। जैसे आप बोलेगा हमको 1/√2 चाहिए, जिस टाइम आप x के लिए √2 डालिएगा उस समय आपका आउटपुट 1/√2 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि आउटपुट में भी सारा का सारा रियल नंबर ही आना है, सिर्फ 0 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका डोमेन r एक्सेप्ट 0 हो गया, इसका रेंज भी क्या हो गया, r एक्सेप्ट 0। अच्छा, कोई बच्चा को अगर ध्यान होगा, ठीक है, कोई बच्चा अगर 11 का रिवाइज किया होगा, तो ये कौन सा फंक्शन है, रेसिप्रोकल फंक्शन है। ये क्या है, रेसिप्रोकल फंक्शन। एंड हम इसका ग्राफ भी कराए थे, इसका ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ग्राफ को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इसका ग्राफ था ना, इसको टच मत कराइएगा इस एक्सिस को। ठीक है, ये जैसे जैसे 0 के करीब जाएगा ये y एक्सिस में टच करना चाहेगा, लेकिन इसको टच कहाँ करेगा, वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा, मतलब ये इसको कहीं भी टच नहीं करेगा। ठीक है, और इस तरह का जो लाइन होता है ना, ये देखिए टच करना चाह रहा है लेकिन टच नहीं किया ना, एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगेगा कि ये ग्राफ और ये लाइन y एक्सिस दोनों लगेगा कि पैरेलल हो गया। ठीक है, और वो टच कहाँ करेगा, नेगेटिव इन्फिनिटी पे जाकर करेगा, जो कि कहीं मिलेगा नहीं। तो इसका मतलब इस तरह का जब टेंडेंसी हो जाए ना, तो वो जो स्ट्रेट लाइन होता है जिसको वो ग्राफ इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी टच करना चाहता है, वो इसका एसिम्पटोट कहलाता है। ठीक है, बताए होंगे आप लोग को। तो इसका मतलब इसका एसिम्पटोट क्या हो जाएगा, इसका एसिम्पटोट हो जाएगा y एक्सिस, मतलब इसका एसिम्पटोट y एक्सिस भी हो जाएगा और इसका एसिम्पटोट x एक्सिस भी हो जाएगा, क्योंकि x एक्सिस को भी इंफिनिटी तरह माइनस में टच करना चाहता है। तो इसका मतलब हो गया इसका एसिम्पटोट दो हो गया, एक हो गया आपका x एक्सिस, x एक्सिस इक्वेशन क्या होता है y इक्वल टू 0, एक हो जाएगा आपका y एक्सिस, उसका इक्वेशन क्या होता है x इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए एक चीज डोमेन, तो डोमेन और रेंज तो हम लिख भी दिए, बट आप ग्राफ से कैसे समझ सकते हैं कि डोमेन क्या होगा रेंज क्या होगा। कोई भी अगर ग्राफ दे देगा ना तो डोमेन समझना काफी इजी होता है। आप उस ग्राफ का x एक्सिस पर प्रोजेक्शन देख लीजिए, x एक्सिस पर इसके ग्राफ का प्रोजेक्शन देख लीजिए, इधर से अगर प्रोजेक्शन देखिएगा तो पूरा नेगेटिव एक्सिस को ढक देगा सिर्फ 0 को छोड़ करके, और इधर से अगर हम इसका प्रोजेक्शन देखते हैं तो पूरा पॉजिटिव x एक्सिस को ढक देगा सिर्फ 0 को छोड़ करके। इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो गया, r एक्सेप्ट 0 हो गया। रेंज के लिए इसी ग्राफ का y एक्सिस पर प्रोजेक्शन देख लीजिए, इसी ग्राफ का क्या करिएगा y एक्सिस प्रोजेक्शन देख लीजिए, तो फिर क्या करेगा ये पूरे के पूरे y एक्सिस को ढक देगा। ठीक है, ये आपको लग रहा है यहाँ नहीं है, बट ये तो जाएगा ही, होगा ही, तो इधर ढक देगा, ये पॉजिटिव y एक्सिस ढक गया, इधर से नेगेटिव y एक्सिस ढक गया, और यहाँ पर क्या बच गया 0। तो 0 को छोड़ करके बाकी हर नंबर क्या हो जाएगा, इसके रेंज में भी आ जाएगा। तो इसलिए आपको ग्राफ से भी इसका डोमेन और रेंज पता चल जाएगा। अच्छा, एक चीज और भी बताऊंगा आप लोग को, इवन और ऑड फंक्शन। ठीक है, अब देखिए ये अपोजिट क्वाड्रेंट में जो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में ये फंक्शन कैसा है, सिमेट्रिक है। ओरिजिन के बाद फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट अपोजिट क्वाड्रेंट क्या है, सिमेट्रिक है। बताएंगे इस तरह का जो फंक्शन होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, ऑड फंक्शन कहलाता है। और जिस फंक्शन का ग्राफ y एक्सिस के बाद सिमेट्रिक होता है वो क्या कहलाता है, इवन फंक्शन कहलाता है। अभी ये फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन। वैसे भी आपको ऑड फंक्शन का डेफिनेशन ही बताए होंगे कि अगर आपको f ऑफ माइनस एक्स निकालें और अगर वो माइनस f ऑफ x आ जाए,
तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ भी देखिए अगर हम उस फंक्शन में x जगह पर माइनस एक्स डाल दें तो माइनस 1/x हो जाएगा, यानी f ऑफ x इक्वल टू है ना आपका 1/x। तो f ऑफ माइनस एक्स अगर हम निकालना चाहेंगे तो क्या निकलेगा, माइनस 1/x, दैट इज ये माइनस क्या हो गया, f ऑफ x हो गया, क्योंकि 1/x किसका वैल्यू हो गया, f ऑफ x का वैल्यू हो गया। तो f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, माइनस f ऑफ x आ गया। एंड इस तरह का फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन कहलाएगा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिए और भी, इस ग्राफ में एक दो चीज और है। देखिए ग्राफ जो है ना वो बहुत सारा चीज बताता है। अगर आप ग्राफ को मतलब इसलिए हम बोले कि जितना भी स्पेशल फंक्शन है सबको पढ़ लीजिएगा। एक ग्राफ जो है ना वो बहुत सारा चीज बताता है। जिससे कि इस ग्राफ में क्या है ना, ये ग्राफ कहीं भी टूटा हुआ नहीं है, सिर्फ जीरो को छोड़कर, है ना। तो अगर हम बात करें कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस कहाँ है, तो देखिए कहीं भी टूटा नहीं है, सिर्फ जीरो पर ब्रेक हुआ है। आप लोग कॉपी पर ग्राफ बना लीजिएगा और फिर ग्राफ को देखिए, पेज पर ग्राफ बना कर तब ग्राफ को स्टडी कीजिएगा, देखिएगा। तो देखिए जीरो को छोड़कर x इक्वल टू हर एक पॉइंट पर, अगर हम जीरो को छोड़ के लिए और कुछ भी ले लें तो सब पॉइंट पर ग्राफ है, सिर्फ कहाँ नहीं है, जीरो पर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया ये ग्राफ जो है वो कंटिन्यूअस कहाँ है, आर एक्सेप्ट जीरो, ठीक है। एंड कोई भी फंक्शन जो अपने डोमेन पर कंटिन्यूअस हो उसको हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। हम कंटिन्यूटी आप लोग को बताएंगे, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए अगर हम बात करें तो हर पॉइंट पर इसका ग्राफ स्मूथ है, ठीक है, हर पॉइंट पर स्मूथ है। इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल कहाँ डिफरेंशिएबल है, ये जीरो को छोड़ करके हर एक पॉइंट पर, ठीक है, स्मूथ है इसका ग्राफ। स्मूथ मतलब तो ये डिफरेंशिएबल फंक्शन हो गया, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या, अगर कोई फंक्शन जो अपने डोमेन पर डिफरेंशिएबल है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, डिफरेंशिएबल फंक्शन कहेंगे। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ये फंक्शन जो हो गया वो डिफरेंशिएबल हो गया, फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। अच्छा कहिएगा कि जो और भी क्या सब आइडिया मिलता है, देखिए और भी आइडिया मिल रहा है। आप देखिए नेगेटिव डायरेक्शन में, देखिए नेगेटिव से जैसे जैसे हम पॉजिटिव तरफ आते हैं, माने x का वैल्यू बढ़ाते हैं, y का वैल्यू क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। इधर भी देखिए जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता है y घटते जा रहा है। अगर आपको x के वैल्यू बढ़ने से y घटे, जैसे x के वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे y घटता जाएगा। अच्छा ऐसे भी देख लीजिए ना, अगर आपको f ऑफ x इक्वल टू 1/x है, ठीक है, अब x के लिए आप 2 डालिए, 1 डालिएगा तो 1 हो जाएगा, 2 डालिएगा 0.5 हो जाएगा, 3 डालिएगा 0. क्या हो जाएगा 3 कुछ आधा हो जाएगा। जैसे जैसे आप x बढ़ाइएगा वैसे वैसे f ऑफ x वैल्यू घटेगा। तो अगर x के बढ़ाने से, ठीक है, f ऑफ x मतलब y घटना शुरू हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन। और आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि जब डिक्रीजिंग फंक्शन लेते हैं तो इसका जो साइन जो होता है, इनइक्वालिटी का साइन जब सॉल्व करते हैं तो रिवर्स होने लगता है। अच्छा और भी कुछ आइडिया मिल रहा है, तो देखिए एक चीज और भी ग्राफ में देखिए, ग्राफ में देखिए एक तो चीज और भी है, क्या है कि जैसे देखिए आप अगर माइनस इंफिनिटी से जीरो की तरफ देखिएगा, ठीक है, तो आप एक चीज दिख रहा होगा, जो अगर मान लीजिए इसको हम कटोरा समझ लें, तो जो कटोरा है ना वो उलट गया है, मतलब भिखारी आपको भीख मांगते हुए नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए भिखारी का कटोरा है, ये कटोरा उल्टा है, उलट गया है, इसमें भीख डालेगा तो नीचे गिर जाएगा। तो इसका मतलब अगर इस तरह का चीज मिले ना तो इसको बोलते हैं कनकेव डाउनवर्ड। क्या बोलते हैं मैथमेटिक्स में इसको, कनकेव डाउनवर्ड। और इधर देखिए भिखारी का कटोरा सीधा है तो ये हो गया कनकेव अपवर्ड। तो देखिए हमको दो इंफॉर्मेशन और मिल रहा है, कनकेव डाउनवर्ड। ये इस फंक्शन का ग्राफ में कनकेव डाउनवर्ड कहाँ हुआ है, तो माइनस इंफिनिटी से जीरो में हुआ, माइनस इंफिनिटी से जीरो में। एंड कनकेव अपवर्ड,
कनकेव अपवर्ड कहाँ हुआ है? 0 to इंफिनिटी में। ठीक है, तो इस तरह से ये सब फंक्शन जो है ये इसे ही सब इंफॉर्मेशन लिख दिए, बट आप लोग अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी सब फंक्शन को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो डोमेन और रेंज हम आपको बताने की कोशिश की कि ये सब डोमेन ये सब रेंज होता है। 11th में हम बहुत सारा डोमेन रेंज बताए थे, लेकिन अभी तो उतना नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको 12th पढ़ाना है। अच्छा, एक हम और भी कर देते हैं, जैसे एक एग्जांपल और भी ले लेते हैं। f of x इक्वल टू है रूट अंडर x माइनस 1। अच्छा, रूट अंडर x माइनस 1 है, इस फंक्शन का अगर हम डोमेन निकालना है, मतलब इस फंक्शन में हम इनपुट में क्या क्या डाल सकते हैं। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो स्क्वायर रूट फंक्शन है या कोई भी इवन रूट फंक्शन है, हम आप लोग को बताए होंगे, अगर नहीं कोई जानते ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी इवन रूट फंक्शन है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, फोर्थ रूट ऑफ समथिंग, सिक्स्थ रूट ऑफ समथिंग, तो ये जो फंक्शन है ना, ये अगर इसके अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाएगी तो वो डिफाइन नहीं होगा। जैसे आप लोग को बताए होंगे रूट अंडर माइनस 2 क्या होगा? नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर इवन रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर नेगेटिव हो जाए तो वो डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये फंक्शन जो है ना, ये डिफाइन कब होगा? जब इसके अंदर की क्वांटिटी क्या हो, या तो 0 हो नहीं तो पॉजिटिव हो। हम रूट के अंदर में नेगेटिव क्वांटिटी डाल ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? x से ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी। ठीक है, इसका मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो क्या होगा? 1 टू इंफिनिटी होगा। अच्छा, आप सबको बताए थे स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव नहीं होता है ना, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तो इसका मतलब सबसे छोटा इनपुट के लिए इसका आउटपुट सबसे छोटा होगा, सबसे बड़ा इनपुट आउटपुट सबसे बड़ा होगा। अच्छा, इनपुट हम क्या डाल रहे हैं? 1 से डालना शुरू करें, तो आउटपुट जब x के लिए इनपुट 1 डालिएगा तो आउटपुट क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। और उसके बाद जैसे जैसे इनपुट 2, 3, 4 डालिएगा वो अपना आगे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? या कुछ भी डालिएगा, 1/2, 1/3 कुछ भी डालिएगा, तो इसका मतलब होगा कि आउटपुट जो आपको मिलना शुरू होगा वो कहां से मिलना शुरू होगा? 0 से। इसलिए इसका रेंज जो हो जाएगा, ऐसे रेंज निकालना भी सिखाए थे, बट रेंज क्या हो जाएगा? 0 टू इंफिनिटी। अगर आप इसका ग्राफ देखना चाहते हैं तो ग्राफ का शिफ्टिंग बताए थे। जैसे ये ग्राफ किसका था? रूट एक्स का था। किसका था? रूट एक्स का। और आपको बोले थे कि अगर यहाँ पर x माइनस ए टाइप का ग्राफ है, x माइनस 1 कर दिया, अगर x माइनस 1 कर दिया तो एक यूनिट क्या होगा? राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, ये किसका ग्राफ हो जाएगा? रूट अंडर x माइनस 1 का। ये कहाँ पर होगा? 1 पर। तो ये ग्राफ हो गया रूट अंडर x माइनस 1 का। ठीक है, इस ग्राफ से भी आप देख सकते हैं इस फंक्शन का डोमेन यानी इनपुट कहाँ से? 1 से इंफिनिटी। जब इसका x एक्सिस प्रोजेक्शन लेंगे तो कहाँ तक जाएगा? 1 से इंफिनिटी आएगा। इसका रेंज क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी हो जाएगा। तो इसलिए वो भी आप देख सकते हैं। अब देखिए, इस तरह से आप बहुत सारा फंक्शन है, उसका डोमेन, रेंज, ग्राफ, आप ये सब पढ़ लीजिएगा। अभी आपको जो डिफिनीशन बताए आते हैं, वो डिफिनीशन में क्या बताए कि फंक्शन जो है वो एक मशीन है जो क्या करेगा? एवरी इनपुट का यूनिक आउटपुट देगा। तो हम एक मशीन इसके बारे में देखते हैं। तो ये देखिए, ये F हो गया, ये A है, B है, C है, D है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अब देखिए इसका मान लीजिए आउटपुट 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये 3 है, ये 4 है। तो इसलिए ये हम इसके बारे में हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। f इज अ फंक्शन। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिफिनीशन क्या कहता है? इसमें जितना भी इनपुट हो सबका आउटपुट मिलना चाहिए। तो देखिए, इसमें जितना भी इनपुट है सबका आउटपुट मिल रहा है। फिर डिफिनीशन क्या कहता है कि हर एक इनपुट का आउटपुट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए जो भी इनपुट है सबका आउटपुट क्या है, यूनिक है। ए का भी एक आउटपुट है, बी का भी एक ही है, सी का भी एक ही है और डी का भी एक ही है। दैट मीन्स ये फंक्शन है। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। इसका नाम F1 मान लेते हैं, इसका नाम F2 मान लेते हैं। देखिए अब देखिए ये फंक्शन है या नहीं हमको ये सोचना है। तो देखिए ये भी फंक्शन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हर एक इनपुट का आउटपुट मिल रहा है। कुछ बच्चा कहता है कि सर यहाँ पर तो दो दो का एक ही हो रहा है, तो हम आपको बोले हैं देखिए ए का आउटपुट तो यूनिक ही है ना। ए का आउटपुट क्या है, 1 है, और बी का आउटपुट क्या है, 1 है, और सी का क्या है, 2 है, और डी का क्या है, 2 है। तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट तो मिल रहा है। इधर जाकर के वो अब सब एक ही हो जाए वो अलग बात है, लेकिन एक इनपुट का आउटपुट तो एक ही है ना। तो इसलिए इस केस में हम कह सकते हैं कि फंक्शन है। अब कहेगा 3 और 4 जो है वो ऐसे ही है, कोई बात नहीं है। उसमें भी आपको बोले थे कि मशीन में 1 kg का पेपर नहीं निकलेगा, 300 kg का पेपर नहीं निकलेगा, इसलिए ये फंक्शन है। तो F2 जो है वो फंक्शन, F2 इज अ फंक्शन, F2 फंक्शन हो जाएगा। इधर आते हैं, ये होगा तो ये भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। F3 इज अ फंक्शन, ठीक है। जैसे F4 लेते हैं, ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। देख रहे हैं ना, 1 डाला और दोनों कार्ड निकल गया। एक इनपुट का एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन, इस चीज का ध्यान रखना। F5 एंड F5 भी फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक ऐसा इनपुट है जिसका इसमें आउटपुट ही नहीं मिलता है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन कौन होगा, फंक्शन कौन नहीं होगा, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कौन हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। ये सब फंक्शन हो गया। तो सीधा सा बात है, ध्यान रखना है कि एवरी इनपुट का यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, तो वो फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई ऐसा आउटपुट है जिसका इनपुट है जिसका आउटपुट नहीं मिलता है तो भी फंक्शन नहीं होगा। कोई ऐसा इनपुट है जिसका एक से ज्यादा आउटपुट मिल जाता है तो भी फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें देखिए कौन सा फंक्शन है कौन सा फंक्शन नहीं है, हमको लगता है आपको इस तरह से पहचानने के लिए आ जाएगा। अच्छा, एक ग्राफिकल टेस्ट भी है। अगर कोई फंक्शन का ग्राफ कोई कर्व दे रखा है और आपको बोलेगा कि तुम बताओ कि ये कर्व फंक्शन है या नहीं है, तो हम ग्राफ से भी जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? अब देखिए क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ये एरिया, ये किसका ग्राफ है, ये मान लीजिए y² = x का ग्राफ है। किसका ग्राफ है ये? y² या x = y² का। अब ये किसी फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, ये जानना काफी आसान है। कैसे आसान है? हम क्या करेंगे, y एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन खींच देंगे। देखिए खींच दिए, ये देखिए ये लाइन, इसको y एक्सिस का जो पैरेलल लाइन है वो लाइन जो है ये जो कर्व है इस कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर दिया। इसका मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर एक इनपुट अल्फा है
तो x इक्वल टू अल्फा हो गया, y इक्वल टू यहाँ पर कुछ और देगा और नीचे भी y इक्वल टू कुछ और देगा। तो इसका मतलब एक अल्फा इनपुट के लिए दो आउटपुट मिल रहा है। मान लिया यहाँ y इक्वल टू बीटा है और यहाँ y इक्वल टू गामा है, तो एक इनपुट के लिए एक से ज्यादा आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। तो ग्राफ से आप लोग को अलग अलग बताए होंगे कि ग्राफ से कोई फंक्शन है या नहीं जानना काफी आसान है। आप क्या कीजिए, y एक्सिस के पैरेलल एक ऐसा लाइन खोज लीजिए जो लाइन उसको एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर दे, तो वो फंक्शन नहीं होगा। नहीं, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो वो फंक्शन होगा। ठीक है, इसलिए ग्राफिकली भी जानना काफी इजी है। अब हम आते हैं इस फंक्शन में क्या क्या हुआ है वो देखिए। जो फंक्शन हुआ उसमें हुआ क्या क्या है वो देखिए। ऐसा हुआ कि हर एक इनपुट का, ठीक है ना, ए में जितना भी इनपुट था उसका डिफरेंट आउटपुट मिला है। एक ऐसा केस आया है जिसमें ए के हर एक इनपुट का डिफरेंट आउटपुट मिला है। तो भी ये फंक्शन है। इसको समझने की कोशिश कीजिए कि ए के डिफरेंट इनपुट का बी में डिफरेंट आउटपुट मिला है। तो इस तरह के फंक्शन का जो नाम होता है ना, वो होता है 1-1 फंक्शन। क्या नाम होता है, 1-1 फंक्शन, 1 for 1। ठीक है। अच्छा, एक दूसरा भी इसका नाम है, हम बताते हैं आगे चल के। इसका नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। कहा क्या ना मैथमेटिशियन लोग कि 1-1 फंक्शन थोड़ा सा इसका सुपीरियर नाम दो, अच्छा नाम दो। तो कहा कि इंजेक्टिव बोल दो। कहा इंजेक्टिव क्यों, देखिए हर एक आदमी का अलग अलग इंजेक्शन पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो इसीलिए वो इंजेक्शन हो गया ये। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है ना कि एक ही इंजेक्शन से एक से ज्यादा आदमी को पड़ जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, इंजेक्शन हो गया। इसका नाम क्या हो गया, इंजेक्टिव फंक्शन भी है। तो उस केस में क्या होता है कि ए के डिफरेंट इनपुट का बी में डिफरेंट आउटपुट मिलना चाहिए। अगर ए के डिफरेंट इनपुट का बी में डिफरेंट आउटपुट मिलता है तो वो क्या कहलाता है, 1-1 कहलाता है। एंड जो फंक्शन 1-1 नहीं होता, जैसे इस फंक्शन देखिए f2 को, अब यहाँ क्या हुआ है कि ए के एक से ज्यादा इनपुट का बी में सेम आउटपुट है। यहाँ एक इनपुट का एक आउटपुट है, यहाँ एक से ज्यादा यानी मेनी इनपुट का एक आउटपुट है। तो इसको हम बोलते हैं 1-1 फंक्शन। तो इसके अपोजिट में क्या बोलेंगे, मेनी 1 फंक्शन या नॉट 1-1 फंक्शन, मतलब मेनी 1 फंक्शन हो गया। अच्छा, एक और भी चीज देखिए, इसी में देखिए एक और भी चीज समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है ना, इसमें इस फंक्शन में कि जो नीचे में यहाँ बी में जो है जितना भी एलिमेंट है, बी के हर एक एलिमेंट का ए में कुछ ना कुछ इनपुट है। इस बी में जितना भी, यहाँ पे देखिए ये समझ लीजिए कि बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है। बी में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है, हर एक बी के हर एक एलिमेंट का ए में कुछ ना कुछ इनपुट है। और यहाँ पर क्या हुआ है कि देखिए इसमें बी में देखिए 1-2 एलिमेंट ऐसा है जिसका ए में कोई इनपुट नहीं है। तो इसके बेस पर भी हम फंक्शन को डिवाइड करेंगे। इस तरह का फंक्शन जो है वो ऑन-टू फंक्शन कहलाता है। कैसे ऑन-टू हुआ, वो ऑन-टू इसीलिए हुआ कि बी में जितना भी एलिमेंट है सबका ए में कुछ ना कुछ प्री इमेज है। ठीक है, इसके देखिए यहाँ 3 है ना, इसका प्री इमेज सी है, यहाँ 4 है ना, इसका प्री इमेज डी है। ठीक है, यहाँ 2 है ना, इसका प्री इमेज बी है, यहाँ 1 है ना, इसका प्री इमेज ए है। और 1 को क्या कहेंगे, ए का इमेज कहेंगे या एफ इमेज कहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए क्या हुआ है F2 में, देखिए सब ये 1 और 2 का तो प्री इमेज है, 1 का ए और बी दोनों प्री इमेज है, 2 का भी सी और डी दोनों प्री इमेज है, लेकिन 3 का कोई प्री इमेज नहीं और 4 का भी कोई प्री इमेज नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका इधर कोई प्री इमेज नहीं मिल रहा है। अगर इस तरह का चीज हो जाए तो इसको हम लोग ऑन-टू फंक्शन कहेंगे और इसको आगे चल के क्या कहेंगे, नॉट ऑन-टू फंक्शन। नॉट ऑन-टू फंक्शन मतलब क्या हुआ, इनटू फंक्शन हो गया। ठीक है, तो ये ऑन-टू फंक्शन का दूसरा भी नाम है। क्या नाम है, इसका नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन। और ये क्या हो जाएगा, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। आगे 12th में यही 4 टाइप का फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, 12th में कोई स्पेशल फंक्शन नहीं पढ़ाना है हमको, जैसे उसमें बताए थे मतलब मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ग्रेटेस्ट यूनियन फंक्शन, स्क्वायर फंक्शन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट एक्सेट्रा। ऐसा कुछ नहीं है इसमें पढ़ना। इसमें 4 टाइप्स का फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, कैसा कैसा फंक्शन पढ़ना है, इंजेक्टिव फंक्शन यानी 1-1 फंक्शन, मेनी 1 फंक्शन, ऑन-टू फंक्शन और इनटू फंक्शन। अच्छा, ये ऐसा फंक्शन हुआ ना जो 1-1 भी हो गया और ऑन-टू भी हो गया, इसलिए इसको हम 1-1 ऑन-टू फंक्शन भी बोल सकते हैं।
दूसरे फॉर्म में ये कहिए, ये इंजेक्टिव भी हो गया और सर्जेक्टिव भी हो गया, तो दोनों हो गया, इसलिए इसको हम लोग बाइजेक्टिव फंक्शन भी कर सकते हैं। आगे जाकर यही सब चारों अभी पूरा क्लियर करना है, यही सब चारों पढ़ाना है, ठीक है। तो अभी हम देखिए क्या करेंगे। अच्छा, एक तो और भी चीज बता देते हैं आप लोग को। अब चलिए, अब इसका नाम हम एफ, अब दूसरा मिटा दीजिए, एफ बना देते हैं। अब मान लीजिए ये एफ जो फंक्शन है, अगर हम एफ फंक्शन के डोमेन का बात करें तो ये तो पूरा का पूरा सेट ए आ जाएगा। मतलब इसके इनपुट में क्या क्या डालें, इसके इनपुट में हम ए बी सी डी, यानी पूरा का पूरा सेट ए ही डाल दिए, इसलिए डोमेन तो इसका ए हो गया। अगर हम इसके को डोमेन का बात करें या पहले रेंज का बात करते हैं, तो देखिए रेंज में क्या हुआ, आउटपुट का कलेक्शन होता है। ठीक है, पूरा पूरा सेट बी आ गया, बट ये हमेशा नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा पूरा सेट बी भी आता है, कभी कभी क्या होता है कि आउटपुट में जैसे 1 और 2 ही आया है, इसके F2 में आया था, तो कुछ कुछ खाली भी रह जाता है। तो अभी क्या हुआ है ना कि इसमें जितना भी इसके आउटपुट में जो एलिमेंट था पूरा पूरा सेट बी आ गया, यानी कि कोडोमेन आ गया। कोडोमेन आ गया। एंड अगर कोई फंक्शन का रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गया, बात समझ रहे हैं, रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर हो गया, तो अभी हम कहेंगे कि यह फंक्शन कैसा है, सर्जेक्टिव फंक्शन, यानी ऑन टू फंक्शन है। क्योंकि इस केस में रेंज और कोडोमेन दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब जैसे ही कोडोमेन का सारा एलिमेंट रेंज में चला गया, इसका मतलब कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है सबका कुछ ना कुछ तो ए में प्री इमेज होगा, और अगर सारे के सारे एलिमेंट का इधर प्री इमेज है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ये कोडोमेन जो है अगर रेंज के बराबर हो जाए, मतलब अगर कोई फंक्शन को अगर हमको सर्जेक्टिव दिखाना है कि कहेगा कि बताओ कि सर्जेक्टिव है या नहीं है, हम देख लेंगे कि उस फंक्शन का रेंज क्या है। अगर उस फंक्शन का रेंज और जो उसमें मेंशन है कोडोमेन वो दोनों बराबर हो जाता है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। एंड रेंज निकालना तो आप लोग को आता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, पहले हम ये तीनों चारों फंक्शन को सेपरेटली अब पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फंक्शन है वो है इंजेक्टिव फंक्शन। अच्छा, इंजेक्टिव फंक्शन का दूसरा नाम भी है, ये भी ध्यान रखना है। क्या है ये, 1-1 फंक्शन है, ठीक है। अब देखिए कोई फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कैसे बोलेंगे, तो f फ्रॉम a to b, मतलब f तो फंक्शन हो गया, लिखने का तरीका यही है, f फ्रॉम a to b is an injective function if different elements of A has different F इमेज इन B। A के डिफरेंट एलिमेंट का B में डिफरेंट F इमेज होना चाहिए, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, 1-1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जैसे कि हम एक तो एरो डायग्राम से बताते हैं, ये एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं, मिटाएं इसको। जैसे एग्जांपल लेते हैं,
ठीक है, देखिए ए का आउटपुट अल्फा हो गया, बी का आउटपुट बीटा हो गया, सी का आउटपुट गामा हो गया, डी का आउटपुट डेल्टा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, और एक और ही बात ध्यान रखिएगा, वो हम आगे बताते हैं। देखिए दूसरा फिर एग्जांपल देख लीजिए। देखिए ये भी फंक्शन आपका कैसा फंक्शन है, ये भी आपका 1 1 फंक्शन है। ये भी आपका 1 1 फंक्शन है। वो अलग बात है, इसमें एक एलिमेंट है जिसका इधर कोई प्री इमेज नहीं है, तो आगे जाकर बताएंगे कि ये इनटू बन जाएगा। इसमें हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट का इसमें कुछ ना कुछ प्री इमेजेज है, ये प्री इमेज है, तो ये पर फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन ही रहेगा। मतलब ऑन टू भी हो जाएगा, ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, बट ये ऑन टू नहीं है, ये इनटू हो जाएगा। अच्छा देखिए, ये फंक्शन जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम एफ इमेज है यहाँ पर। जबकि डिफिनेशन क्या कर रहा है कि ए के डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का बी में डिफरेंट डिफरेंट एफ इमेज होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पर देखिए क्या हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ एक एलिमेंट, एक से ज्यादा एलिमेंट का सेम एफ इमेज है, तो ये 1 1 फंक्शन नहीं हुआ। तो ये 1 1 नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे, नॉट 1 1। जो फंक्शन 1 1 नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। आगे जाकर के बताएंगे आप लोग को मेनी वन फंक्शन। अब हम कोई फंक्शन को, ये तो हो गया, इस तरह से लिखा हुआ रहेगा तब ना समझेंगे कि 1 1 है या नहीं। बट आपको एग्जाम में इस तरह से नहीं देगा। ठीक है, एग्जाम में आपको फंक्शन को 1 1 टेस्ट करने के देगा। कोई एक फंक्शन दे देगा, जैसे मान लीजिए 5x² + 6, कहेगा तुम टेस्ट करके बताओ कि ये 1 1 फंक्शन है या नहीं। तो फिर हमको टेस्ट करने के लिए देगा, तो हम टेस्ट कैसे करेंगे, हम आपको वो बताते हैं। आपको हम 2-3 मेथड बता देते हैं, 4 मेथड बता देते हैं। ठीक है, 4 मेथड में आपको जिससे अच्छा हो, एग्जाम में तो आपको ये 2 ही मेथड का यूज कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड मेथड का। ऐसे कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको जिस मेथड से मन हो, उसमें जिससे जल्दी हो जाए या जिससे आपको आसानी से हो पाता है, ठीक है, आप उस मेथड का यूज करके आप बना सकते हैं। तो इसलिए ना आपको हम 4 मेथड बता देते हैं। देखिए, हम कहीं पर इंजेक्टिव लिखते हैं, कहीं पर 1 1 लिखते हैं, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों है, दोनों एक ही चीज है, आपको जो मन हो आप वो लिखिए। ठीक है, अच्छा अगर मान लीजिए f कोई a से b में इंजेक्टिव फंक्शन है, तो हम आपको क्या बताएं अभी कि a के डिफरेंट एलिमेंट का b में डिफरेंट डिफरेंट f मिलेगा, बताए ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेन सबसे पहला जो टेस्ट है वो ये है कि हम मान लिए कि x1 और x2 दो ऐसा एलिमेंट है जिसका सेम एफ इमेज। ठीक है, अभी तो ये फंक्शन 1 1 है, और हम ये मान लिए कि x1 और x2 दो ऐसा एलिमेंट है जिसका एफ इमेज क्या है, सेम है।
तो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, ये तो बहुत गलत हो गया, क्योंकि फंक्शन 1 1 है और x1 और x2 दो अलग अलग एलिमेंट ले लिया और दोनों के f में इसको बराबर कर दिया। हम क्या करेंगे ना, हम इसको लेकर के चलेंगे, यानी कि हम इस चक्कर में हैं कि हम ये प्रूफ कर दें कि ये फंक्शन जो है 1 1 नहीं है। हम इस चक्कर में रहेंगे, हम इसको लेकर के चलेंगे, और जब हम इसको लेकर चलेंगे हम ये सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन अगर ये फंक्शन 1 1 होगा, ठीक है, अगर ये फंक्शन 1 1 होगा तो जैसे हम इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे, देखिएगा वहां पर हो जाएगा x1 इक्वल टू x2। इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि ये दोनों एलिमेंट जो इनपुट था वो दोनों डिफरेंट नहीं था, दोनों सेम इनपुट था। बात समझ में आ रहा है? हम इसको लेकर के चलेंगे, ठीक है। और अगर हमको सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ गया, ओनली x1 इक्वल टू x2, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन 1 1 है, मैंने दो को आउटपुट लेके चले और अभी हम ये कंसीडर करके चले हैं, मन में सोच के चले हैं कि x1 और x2 दो को डिफरेंट नंबर है और दोनों का आउटपुट क्या है, सेम है। अगर हम ये सॉल्व करने के लिए चले और हम सॉल्व करते करते इस जगह पर पहुंच गए कि दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, तो इसका मतलब जो हम लेके चले थे, सोच चले थे दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट नहीं है, दोनों सेम है। और दोनों सेम है और दोनों का आउटपुट जो है, मतलब दोनों इनपुट यहाँ पर क्या हो गया, जो सेम हो गया, और हम दोनों के डिफरेंट आउटपुट लेकर चले थे लेकिन दोनों का इनपुट सेम हो गया। ये किसका मतलब बिहेवियर है, इंजेक्टिव फंक्शन का बिहेवियर है। तो यहाँ पर ओनली लिख दिए हैं, x1 इक्वल टू x2 ओनली, इसको छोड़कर कुछ नहीं आना चाहिए। कभी ये भी आ गया ना, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, तो भी ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि दो इनपुट का सेम आउटपुट मिल रहा है, माने ये हो जाएगा x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 है, तो इसका मतलब जो x2 का आउटपुट होगा वही माइनस x2 का भी आउटपुट होगा, जबकि x2 और माइनस x2 दोनों डिफरेंट नंबर है। इसलिए इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन इस केस में नहीं होगा। लेकिन अगर सिर्फ x1 इक्वल टू x2 आ जाए तो इंजेक्टिव फंक्शन आ जाएगा। सबसे बेस्ट आइडिया ये आप एग्जाम में इसी की हेल्प से कर लीजिएगा, बहुत आसान भी होता है, हर बच्चा लगभग इसी से करता है, कर लेता है। एक और भी आइडिया, कभी कभी क्या होता है ना कि हमको दूसरे आइडिया का भी हेल्प लेना पड़ता है। उस केस में हम क्या करते हैं कि पहले से हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि x1 और x2 दोनों जो इनपुट है वो दोनों डिफरेंट। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा, where x1 x2 belongs to a, x1 x2 कहाँ से बिलोंग करेगा, a से बिलोंग करेगा, ठीक है। यहाँ भी x1 x2 किसका, इनपुट का ही है ना, x1 x2 डोमेन से बिलोंग करेगा। तो ये x1 x2 ए का कोई दो एलिमेंट ले लिए। अब हम पहले ही ये कंसीडर करके चले हैं कि दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। x1 और x2 क्या है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है। अब देखिए इस पर हम f फंक्शन अप्लाई करेंगे, इस पर x1 और x2 पर, और अगर आउटपुट भी डिफरेंट ही मिलता है तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन इंजेक्टिव है। तो दिस इंप्लाई दैट, अगर ये इंप्लाई कर दे f ऑफ x1 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ x2, तो इसका where x1 x2 belongs to a, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी किसका बिहेवियर है, हाँ इंजेक्टिव फंक्शन का ये भी बिहेवियर कि डिफरेंट इनपुट लेके चला और डिफरेंट आउटपुट मिल गया, तो फंक्शन कैसा हो गया, इंजेक्टिव हो गया। एक तीसरा भी तरीका है, तीसरा भी टेस्ट है। तीसरा जो है ना वो ग्राफिकली है, हम ग्राफिकली करते हैं, इसको मिटा देते हैं, हम इस जगह पर करेंगे ग्राफिकली। ये चारों जो अभी बताएंगे ना वो सब टेस्ट ऑफ इंजेक्टिव है। देखिए हम ग्राफ से भी जान सकते हैं, कोई फंक्शन अगर ग्राफ दे दिया तो भी हम जान सकते हैं कि वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। कैसे, तो देखिए अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव होगा जैसे कि मान लीजिए
ये फंक्शन हो गया। ठीक है, अब हमको जानना है, मान लीजिए किसी फंक्शन ग्राफ है, अब हमको जानना ये है ग्राफ से ये कोई फंक्शन, ये फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, हम एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। ठीक है, अब यहाँ एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दी। अब यहाँ पर देखिए एक्स मान लीजिए यहाँ पर क्या रहा होगा, इस जगह मान लीजिए अल्फा, एक्स का कुछ न कुछ तो वैल्यू रहा होगा, ये अल्फा है, ये क्या है, बीटा है। अब यहाँ y का जो मान लीजिए यहाँ पर y का जो कुछ भी है, मान लीजिए गामा है, इस जगह पर क्या है, गामा। और यहाँ ध्यान रखिएगा ये फंक्शन किसका है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ। अब देखिए क्या हुआ कि अगर हम x के लिए अल्फा डाले, x के लिए अल्फा डाले तो भी हमको y के लिए क्या मिला, गामा मिल गया, है ना। एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू भी गामा मिल गया, एफ ऑफ अल्फा इक्वल टू भी गामा मिल गया, और एफ ऑफ बीटा इक्वल टू भी गामा मिल गया। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा का भी एफ इमेज गामा है एंड बीटा का भी एफ इमेज जो है वो क्या है, गामा है। इसका मतलब ये हो गया कि एक से ज्यादा इनपुट का, ठीक है, सेम आउटपुट मिल गया। अल्फा का भी आउटपुट गामा है एंड बीटा का भी आउटपुट गामा है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, इंजेक्टिव नहीं है, नॉट इंजेक्टिव। मतलब इंजेक्टिव फंक्शन अगर रहता, ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन अगर रहता तो इसका मतलब एक से ज्यादा इनपुट का सेम आउटपुट नहीं मिलता। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई भी ग्राफ दे देगा एंड हमको ग्राफ से जानना है कि वो फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है, तो हम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, वो भी हम वहां से खींचेंगे जहां पर पॉसिबिलिटी हो कि जो वो लाइन जो है उसके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट कर देगा। ठीक है, अगर कोई फंक्शन के ग्राफ को एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक से ज्यादा पॉइंट पर काटता है तो इसका मतलब वो फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा, उसका कंडीशन ऐसा ही हो जाएगा, है ना। तो इंजेक्टिव फंक्शन के लिए क्या है कि अगर कोई फंक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, आप क्या कीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचिए, अगर वो लाइन उसको एग्जैक्टली वन ही पॉइंट पर कट करता है तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव हो जाएगा। अगर एक ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो इंजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ये तो इंजेक्टिव नहीं हुआ था, अब हम एक और भी ग्राफ खींचते हैं। ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, इसमें देखिए कहीं से भी हम एक्स से पैरेलल कोई लाइन खींचते हैं, एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट करता है। अगर एग्जैक्टली वन पॉइंट पर कट करता है इसका मतलब एक कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव फंक्शन है। अगर मोर देन वन पॉइंट पर कट करता है तो इंजेक्टिव नहीं होता। तो इसलिए हम ग्राफ से कह सकते हैं कि if f is injective, function, then no line parallel to x-axis which intersect the graph of the function at more than 1 point। ठीक है, क्या हुआ, अगर f कोई इंजेक्टिव फंक्शन है तो ऐसी कोई लाइन नहीं मिलेगी एक्स एक्सिस के पैरेलल में जो उसके ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा। ठीक है, अगर कोई मिल गया जो उसको एक से ज्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो वो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए, तो एक तीसरा भी टेस्ट हो गया। आपको अगर ग्राफ पता है, जैसे कोई बच्चा कहता है कि सर मॉड एक्स जो है वो इंजेक्टिव है या नहीं है, तो जैसे ही वो आपको पूछेगा तो आपके एक सेकंड के अंदर में आपके मन में मॉड एक्स क्या बन जाएगा,
ग्राफ बन जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा इसका? ग्राफ बन जाएगा। जैसे ही ग्राफ बनेगा तो आप जैसे ही एक्स एक्सिस पैरेलल आपके मन में ही अगर लाइन खींचिएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन खींचिएगा, क्या करेगा वो? एक जगह पर कट कर दिया, आपको 2 सेकंड के अंदर बोल दीजिएगा कि मॉड एफ जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, यानी वन वन फंक्शन नहीं है। क्या हो जाएगा वो? मिनिमम फंक्शन। कोई बच्चा बोला क्या कि जो तुम बताओ कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? ठीक है, क्या बोला? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है? आप क्या होगा, आप जल्दी में क्या कीजिएगा, मन में ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींच दिए। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींच दिए। ठीक है, एक जगह पॉइंट पर एक्स एक्सिस पैरेलल कोई लाइन अपने मन में ही खींचिए। देखिए एक जगह पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये कैसा फंक्शन है? मिनिमम फंक्शन है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि वो एक्स स्क्वायर बोल रहा है, इसका मतलब इसका डोमेन क्या है? रियल है। अगर डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, जैसे अगर वो ये बोला कि f फ्रॉम r टू r और f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तब तो ये मिनिमम फंक्शन है। लेकिन अगर वो थोड़ा सा तेजी कर दिया, ठीक है, अगर अच्छा स्टूडेंट होगा और थोड़ा सा वो तेजी कर दिया, दिमाग लगा दिया, वो इसके डोमेन को ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया, इसके डोमेन को ना वो r टू r नहीं लिख करके इसके डोमेन को लिख दिया 0 टू इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ? इतना फंक्शन को ही वो खा गया। ठीक है, इसके डोमेन में इतना है ही नहीं। अब तब कहा कि तुम बताओ कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है या नहीं है, तो उस तेजी कर देगा, ये डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और आपको ध्यान में क्या आया है? सीधे एक्स स्क्वायर। आप तो बोलिए है कि वो इंजेक्टिव नहीं है, लेकिन वो दिमाग लगा दिया, पहले इनपुट में चेंज कर दिया है। इसलिए ना थोड़ा सा अगर कोई फंक्शन को लिख रखा है तो उसके डोमेन पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर हमेशा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा ऐसा कोई बात नहीं है। एक्स स्क्वायर हमेशा मिनिमम फंक्शन ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। एक्स स्क्वायर 1 1 भी हो सकता है, जैसे भी 1 1 कर दिए। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि वो डोमेन को कैसा कर दिया है। हाँ, अगर वो डोमेन रियल टू रियल बोलता है तब तो वो हो गया। ठीक है, तब तो वो मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। हाँ, तब वो इंजेक्टिव नहीं होगा। लेकिन अगर डोमेन में थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, ठीक है, अब जैसे कोई लड़का ये बोला फंक्शन फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल एंड f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर का बताओ तुम इंजेक्टिव है या नहीं है? आपको तो एक्स स्क्वायर कहना है, आपका एक नहीं इंजेक्टिव तो नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर है। ऐसा कुछ नहीं हुआ, इनपुट में दिमाग लगा दिया, इनपुट में नेचुरल टू नेचुरल की बात कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वो इनपुट में इधर तो साफे कर दिया, इधर भी सब को नहीं डाल रहा है, वो 1 डाल रहा है, ठीक है, वो 2 डाल रहा है, वो 3 डाल रहा है, ऐसा चीज ले रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एक्स से पहले खींचेंगे तो बहुत काटेगा, तो एक पॉइंट पर काटेगा, है ना। एक से पर काटने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, अगर वो ये कर दिया, वो दिमाग लगा दिया, फिर भी इंटीजर टू इंटीजर ने जेड टू जेड कर दिया, ठीक है, तब तो ये फंक्शन जो है वो 1 1 नहीं रहा। ठीक है, तब तो वो मिनिमम हो गया। क्यों? क्योंकि इंटीजर में तो जैसे -1 भी डाला तो भी उसको y1 मिला होगा, और +1 भी डालेगा क्या हो जाएगा? y1 ही मिलेगा। और इस पॉइंट से अगर खींचेगा ग्राफ तो एक जगह पर कट कर दिया ग्राफ को, लाइन खींचेगा तो, इसलिए कैसा फंक्शन हो गया? मिनिमम फंक्शन हो गया। इसलिए कोई फंक्शन को इस चीज को देख करके हम डायरेक्ट नहीं कह सकते हैं कि वो फंक्शन 1 1 है या मिनिमम है। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इनपुट में कैसा चीज डाला हुआ है। ठीक है, एक और भी टेस्ट है, चौथा भी तरीका आपको बताते हैं, बाय कैलकुलस। हम कैलकुलस की हेल्प से भी पता कर सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है या नहीं। ठीक है, अब कैलकुलस की हेल्प से कैसे पता कर सकते हैं? देखिए, जो 1 1 फंक्शन होता है उसका बिहेवियर 2 ही तरह का होता है। या तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, ठीक है, या तो वो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है। या फिर वो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, अच्छा, जब आप लोग को हम बताएंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक फंक्शन जब आपको पढ़ाएंगे आगे कैलकुलस में, तो बताएंगे कि इस तरह का जो फंक्शन होता है ना, जो x के बढ़ने से लगातार y बढ़ते चला जाता है, ठीक है, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव होता है। f' x इज ग्रेटर देन 0।
कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है, एक सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, जनरल नहीं बोल रहे हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इसका वैल्यू 0 भी हो सकता है। जैसे कि सर कैसे हो सकता है, अगर यही फंक्शन ओरिजिन से पास करता तो था तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, लेकिन ओरिजिन पर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता, 0 पर इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक सिंगल पॉइंट पर अगर 0 मिले नो प्रॉब्लम, तो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है वो, है ना। तो या तो इसका डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मिल जाए, सिर्फ पॉजिटिव मिल जाए, या एक सिंगल पॉइंट पर 0 भी मिल जाए, एक सिंगल पॉइंट पर, और बाकी सब पर पॉजिटिव हो, तो भी हम ये क्या कहेंगे, ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या वन वन फंक्शन है। तो डेरिवेटिव या तो मतलब या तो स्ट्रिक्टली वो पॉजिटिव होना चाहिए, मैंने स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, एक सिंगल पॉइंट पर 0 भी होगा चलेगा, लेकिन एक से ज्यादा पॉइंट पर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर इस तरह का चीज मिल जाए तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो आप कोई फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिए और देख लीजिए कि उसके डोमेन के हर एक पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव या तो कंप्लीट पॉजिटिव होना चाहिए या कंप्लीट नेगेटिव होना चाहिए, वो फंक्शन कैसा होगा, वन वन फंक्शन होगा। एक ये भी तरीका है, ठीक है, बहुत आपको टाइम को सेव कर देगा। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसको मिटाते हैं, ये ज्यादा क्लियर तब होगा जब आप लोग को हम मोनोटोनिक फंक्शन पढ़ाएंगे। तो जनरली क्या होता है ना बच्चा कि IIT वगैरह में वो इसी का हेल्प ले लेता है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएट करना आसान लगता है, और बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन भी है जिसको आप ग्राफ से बनाइएगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसको आप वैसे सॉल्व कीजिएगा टाइम लगेगा, इससे तुरंत हो जाता है। तो इसलिए जब हम IIT क्वेश्चन करेंगे तो हम इसका ही हेल्प लेंगे। उसमें तो ये चारों मेथड बता दिए ना आपको, उसमें तो आपको ये ध्यान रखना है कि किससे आपको, अब जैसे मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे दिया, क्या दे दिया, f of x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब कोई बच्चा कहेगा हम तो इसको डिफरेंशिएट करके ही बनाएंगे, भाई तुम इसको डिफरेंशिएट क्यों करेगा, डिफरेंशिएट करेगा तो कितना परेशान होगा, ठीक है। इसको आप ऐसे बना लीजिए ना, इसको आप या तो ग्राफ से बना लीजिए, ग्राफ भी आप सबको बताए हुए हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए इसी जगह से इसी पैरेलल एक लाइन खींचे, y इक्वल टू 1 खींचे, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक यूनिट है क्या हुआ, कोइंसाइड कर गए, और एक यूनिट लाइन कोइंसाइड किया मतलब कितना पॉइंट हो जाएगा, इनफाइनाइट पॉइंट हो जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा हो गया, मेन यूनिट फंक्शन हो गया। कोई बच्चा कहेगा सर हमको ग्राफ नहीं आता है, भाई तुमको ग्राफ नहीं आता है तुम एक काम कर लो, तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.5 का वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.8 का वैल्यू निकालो, क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। अब x के x दो ज्यादा वैल्यू के लिए y का वैल्यू सेम ही आ रहा है, कैसा फंक्शन है, मेन यूनिट फंक्शन है। तो हर मैंने आपको वहां पर ये देखना है ना कि आपको किससे ज्यादा आसानी से आपको हो रहा है। मोस्टली तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का तो आपके दिमाग में ग्राफ ही बन जाना चाहिए, और आपको जैसे ग्राफ बनेगा आप बता दीजिएगा कि ये 1 1 नहीं है, कैसा फंक्शन है, मेन यूनिट फंक्शन। अब जैसे देखिए एक कहेगा कि सर इसके लिए एग्जांपल बता दीजिए, तो हम इसका लिए एग्जांपल बताते हैं। कल जो है ना हम पूरा एग्जांपल ही करेंगे, पूरा क्लास एग्जांपल ही करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि 10-5 क्वेश्चन को हम सॉल्व करें, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को हम 3-4 मेथड से सॉल्व करेंगे, 4 मेथड से सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी जैसे देखिए कोई फंक्शन लिख दिया, फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, और f of x इक्वल टू 2x प्लस sin x, कोई लिख दिया, कहेगा तुम चेक करके बताओ कि ये फंक्शन कैसा है। एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, कोई इंजीनियरिंग में पूछा हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, वैसे भी सॉल्व करेंगे टाइम लगेगा, ठीक है। हम कैलकुलस का हेल्प ले लेते हैं। देखिए f of x इक्वल टू आपका क्या है, 2x प्लस sin x। चलिए ठीक है, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे f डैश x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस cos x। अच्छा देखिए क्या होगा ना, cos x का अगर बहुत छोटा वैल्यू होगा तो क्या होगा, -1 होगा। अगर हम बहुत छोटा वैल्यू डाल देंगे तो भी 2 - 1 क्या होगा, ये पॉजिटिव ही हो जाएगा ना, और बड़ा वैल्यू तो पॉजिटिव होगा। तो यानी कि आपका क्या हो गया ना, सिंस 2 प्लस cos x इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन यहाँ पर क्या है, R है, तो ये 2 प्लस cos x क्या है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब हो गया f डैश ऑफ x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। और हम आपको अभी कुछ देर पहले ही बोले कि या तो ये कंप्लीट पॉजिटिव आ जाए या कंप्लीट नेगेटिव आ जाए, या कोई पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 भी आए, ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, इंजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट आपको कुछ करना पड़ेगा, आप फंक्शन देखिएगा और डायरेक्ट इंजेक्टिव बोलिएगा,
ये सब तो आपके मन में ही 2 स्टेप का चीज है, मन में ही हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट f इज एन इंजेक्टिव फंक्शन। अब हम एक काम करते हैं, हम जो है ना एग्जाम्पल हम कल बताते हैं, हम आपको चारों बता दिए, अब एग्जाम्पल हम कल बताते हैं।